और इट इज़ पॉसिबल कि ये आपके पास ओ लेवल्स में भी आ सकता है। एंड बेसिकली इट इज़ अबाउट अर्थ एंड द मून। आपसे पूछा हुआ ये है कि state a position of the moon where an observer on earth sees, ठीक है। थ्री, देयर इज अ क्वार्टर मून। क्वार्टर मून आपको किस किस पोजीशन पे दिख सकता है बेटे? तो वी कैन सी दैट देयर आर टू पोजीशंस वेयर वी कैन हैव अ क्वार्टर मून। वन इज ए एंड द अदर इज ई। क्वार्टर मून बेटे, अगर आपको इस टाइप का मून अगर हम लोग देखें तो हमें कौन कौन सी पोजीशंस पे क्वार्टर मून दिख सकता है? ए और ई पे। अब ये चीज जो है ये याद ही करनी पड़ेगी। सिमिलरली फुल मून हमें कब दिखता है? फुल मून हमें तब दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल दानियल भाई हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। फुल मून हमें पोजीशन जी पे दिखता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन ऑब्जर्व अ फुल मून। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस ऑफ मून्स बतानी थी बेटे। मैं आपको क्लास के बाद एक पिक्चर ऑफ मून भेजूंगा जिसमें आपको तमाम पोजीशंस के नाम भी मैं मेंशन कर दूंगा बेटे। अब सिमिलरली स्टेट द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर द मून टू ऑर्बिट अर्थ। तो मून कितने अरसे में अर्थ को ऑर्बिट करता है? दैट इज 1 मंथ बेटे। अब इन्होंने कोई यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ, सो यू कैन राइट इन आवर्स एज वेल। अब वो 1 मंथ को आर में चेंज करना, दैट इज क्वाइट ट्रिकी। ट्रिकी ना भी है तो टाइम वेस्टिंग है बेटे अभी के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 1 मंथ। सर वो 27 डेज थे। हाँ वो भी सही है, नाइस, 27 डेज। वैसे उस्मान साहब 27 से लेके 30 तक का आपके पास 1 मंथ ऑफ मून हो सकता है ना, तो वो फिर 27 to 30 डेज लिख दो, रेंज में लिख दो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसी तरीके से वैसे उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप हमें देखिए कैसे हैं आप सर? सर मैं बिल्कुल ठीक था, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन इज दिस। बेटा एक चीज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं ना बेटा, बेसिकली दिस इज रेडियस बेटा। लेट्स सपोज दैट दिस इज सन और ये आपके पास अर्थ का रेडियस है बेटा। वैसे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? सर्कुलर, तो इसको सर्कुलर जैसे ही बनाते हैं बेटा। अब ये अगर बोल रहे हैं कि आपके पास सन और अर्थ के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस, तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, बाज़ औक़ात यहाँ पर आपको टाइम दे दिया जाता है एंड इट इज समटाइम्स वेरी कंफ्यूजिंग टू जज दैट वेदर दिस टाइम इज द टाइम पीरियड और द टाइम टेकन फ्रॉम ट्रेवल टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन 8 सेकेंड्स या 8 मिनट्स बेटे, तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक का आपको टाइम दिया। ये सिर्फ एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ, ऑल्दो इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसी कंफ्यूजन इन क्वेश्चंस में आती है बेटे। खैर, राइट नाउ we are given with the radius beta and we have to find out the orbital speed, so we should know the formula for the orbital speed, which is 2 pi r over capital T. So I know the radius, which is 1.5 10 to the power of 8, but it is in kilometer, और जो आपको स्पीड मालूम करनी है that is in kilometer per hour बेटे, तो आप इस किलोमीटर को चेंज नहीं करो। यहाँ पे अगर आपके पास यूनिट मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ हो तो इस किलोमीटर को आप चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000, लेकिन अभी ये करने की जरूरत नहीं बिकॉज वी वांट द आंसर इन किलोमीटर्स बेटे। ओके, व्हाट इज द टाइम पीरियड टू ऑर्बिट फॉर द ऑर्बिटल ऑफ अर्थ टू सन? तो बेटा वो आपके पास 365 डेज है, बट वी वांट द टाइम इन आवर्स, तो डेज को किस में चेंज कर लो? आवर्स में चेंज कर लो। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 24।
अब आपको क्या मालूम करना है, जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल स्पीड, और इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, सो दिस इज 110,000 किलोमीटर पर ऑर्बिट। मेरे बच्चों यहाँ तक बात सबको क्लियर है बेटे? रिस्पॉन्सेज दे दिया करें ताकि हमारे लिए भी सेटिस्फाइंग रहता है कि यस वट एवर वी आर टीचिंग इट इज क्लियर बेटे। नाइस। उसके बाद बेटे द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ये अगर ना भी दी जाती है तो भी नो। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। ये देखो क्या इत्तेफाक हो गया, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था वो कंडीशन यहाँ पे आ भी गई। अब सवाल ये है कि सर ये कौन सा टाइम है, क्या ये टाइम है, जर्नल टाइम है या टाइम पीरियड है? तो बेटा ये टाइम पीरियड तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने कहा है कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितनी देर में लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम फॉर दिस पाथ। तो ये टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप स्पीड का जर्नल फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस जो कि आपका रेडियस के बराबर होगा वो हमें पहले से ही पता है, गिवन था, दैट वाज 1.5 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। तो 1.5 10 टू द पावर 8 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस था। इसी तरीके से टाइम आपको फाइंड आउट करना है, और स्पीड आपके पास है 3 एक्सपोनेंट 8। अब जब देखो द स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड, तो आपका डिस्टेंस भी मीटर में होना चाहिए। सो यू विल मल्टीप्लाई the value by 1000 in order to convert it into meter bit। देखो बहुत सिंपल सी स्टेप, कंडीशन भी बहुत सिंपल सी है, एंड आई होप मैं आपको सबको समझ में आ रही है, और किसी को समझ में ना आए तो पूछ भी लेना बेटा कि अगर सर टाइम पीरियड होता तो फिर क्या होता, वो भी बता देता हूँ। वो आपको ऑर्बिट का बताते कि एक पूरे ऑर्बिट के लिए कितना टाइम लगा, तो फिर वो हमें समझ में आ जाता कि दैट इज टाइम पीरियड बेटा। तो अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को टाइम यहाँ पे निकालना है, आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, एंड द ओवरऑल आंसर दैट इज कमिंग आउट टू बी आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ इज 500 सेकेंड्स। टाइम सेकेंड्स में ही आ सकता था बिकॉज स्पीड वाज इन मीटर पर सेकेंड, तो टाइम सेकेंड्स में ही होगा। मेरे बच्चों, एम आई क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस थिंग? गुड। अब आप खुद नोट कीजिएगा बेटे कि अगर आप जेन्युइनली 3 से 4 पास पेपर भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो यू कैन इजीली गिव द आंसर्स फॉर द सेक्शन स्पेस फिजिक्स। आपसे देखो पूछा हुआ क्या है, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोटोस्टार टू बिकम अ स्टेबल स्टार। और कल हम लोगों ने यही चीज पढ़ी भी कि, और बस उसका क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा चेंज था। वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाई इज द स्टार स्टेबल, व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टेबल स्टार। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही है, और वो क्या है कि स्टेबल स्टार उस वक्त होता है जब इनवर्ट फोर्स, जो कि किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, वो बैलेंस हो जाए किससे, आउटवर्ड फोर्स से। वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज एक्चुअली अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बेटे, व्हिच मींस आपके पास द इनवर्ड फोर्स of gravitational attraction क्या हो जाए, is balanced by an outward force produced due to nuclear fusion, due to nuclear fusion। ठीक हो गया। अब आपसे यहीं पे ये भी क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाई द स्टार इज स्टेबल, तो उसमें भी आपका आंसर यही होगा, और वो क्या होगा, द इनवर्ट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय एन आउटवर्ड फोर्स। और उन दोनों फोर्सेस के नाम भी बताते हैं और वजह भी बताते हैं। डिफाइन हबल कांस्टेंट, ये बेसिकली दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर द ओ लेवल्स। ओ लेवल्स में हबल कांस्टेंट नहीं आता बेटे, लेकिन आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स के पास हबल्स कांस्टेंट
और उससे रिलेटेड एक MCQ भी आता है। तो बेसिकली whenever you are being asked to define Hubble constant बेटे, वो लेवल वाले बच्चे इसको इग्नोर कर दे बेटे। So this is the ratio of speed at which galaxy moving away, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हम लोगों को ये पता चला था ना कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मूविंग अवे। वाई? वो जो एक्सप्लोजन की वजह से। सो इट इज द रेशियो एट विच द गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो whenever you want to find out Hubble constant, what is the formula? वो आप यहाँ से आप फॉर्मूला भी जज कर सकते हैं। Speed divided by distance is the formula for Hubble constant। नेक्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन ही बतानी है। जी माही। सर वो रिसेसिव वेलोसिटी क्या होती है? बेटा the velocity with which the object is moving away from the observer। ठीक है, everything is in this universe is moving away। तो बेटे आपके पास the velocity with which the object is moving away from the observer is called recessive velocity। अच्छा, in part 2 आपको हबल कांस्टेंट दिया हुआ है। स्टेट द इक्वेशन व्हिच गिव एन एस्टिमेट एज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है जी, आपको एज ऑफ द यूनिवर्स बताना है बेटे। तो दैट इज 1/HO। HO को हबल कांस्टेंट बोलते हैं। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में एज ऑफ यूनिवर्स निकाल ही देनी है। तो एज इज इक्वल टू 1/, और हबल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 2.2 10 to the power of -18। ठीक है, अब इसका आंसर क्योंकि इस आपके पास हबल कांस्टेंट पर सेकंड दिया हुआ है तो एज भी आपके पास किस में आएगी? पर सेकंड में आएगी, एंड दैट इज 4.5 10 to the power of 17 सेकंड। ये जो हबल कांस्टेंट वाला पार्ट था बेटा, ये ओ लेवल्स का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ IGCSE का है। क्या मेरे IGCSE वाले स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई? नाइस। अच्छा, उस्मान साहब माइक ऑन करें प्लीज। ये इक्वेशन मुझे कंप्लीट करवा दें बेटे। सर वो बस सर टीवी के साथ नीचे 82 होगा, ऊपर 208 होगा। 82 208 और ये बीटा के साथ एक्सीलेंट बेटा। अब देखें, सी द मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और जस्ट फॉर द सिंपलेस्ट थिंग, तो बेटा ये वाली चीज जैसे उस्मान भाई ने इसमें बिल्कुल गलती नहीं की, आप भी नहीं कीजिएगा। अच्छा, द नेक्स्ट इज द बीटा emission of the thallium 208 is accompanied by a gamma emission from the nucleus। Explain why this emission does not affect the number of equation बेटे। तो अगर आपको याद हो, गामा जो रेडिएशंस थी, गामा रेडिएशन का मास नंबर और प्रोटॉन नंबर क्या होता है बेटे? 0 0। ना तो उसका मास होता है ना तो उसका चार्ज होता है बेटे। तो और दूसरी चीज, गामा इज एक्चुअली अ वेव बेटे। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट हैज नो मास एंड चार्ज, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इट इज अ वेव। तो ये तो एनर्जी है, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। Wave is the medium through which we can transfer energy बेटा। It is a mode to transfer energy। तो बेटा एनर्जी निकली है, ना तो एनर्जी का कुछ मास होता है ना कोई चार्ज होता है। Suggest one reason why the nucleus of thallium is unstable। That is a nice one। तो ये सिर्फ और सिर्फ सवाल आपसे थैलियम की रिस्पेक्ट से नहीं पूछा जा सकता। मैं यहाँ पे यहीं पर ही यूरेनियम लिख सकता हूँ, यूरेनियम 235 इज अनस्टेबल वाई। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ।
तो जितने भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखेंगे ना, आप उनमें एक चीज बहुत ज्यादा नोट करेंगे, यस, प्रोटॉन नंबर इज वेरी लार्ज एंड इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 82। तो मोस्टली आप अगर केमिस्ट्री में अगर पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो, मोस्टली जितने भी आपके पास एलिमेंट्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर 82 या उससे ज्यादा होता है, दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैज एक्सेस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, ये सवाल बेटे अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जरा यहाँ पे यूज करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था बेटे, आपके पास ये थंब आ गया, थंब के 90 डिग्री पे आपके पास ये उल्टे हाथ की शहादत वाली उंगली, और इसी तरीके से जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो थर्ड फिंगर है, उससे ऐसा साइन बना ले, थंब ऊपर, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ये तीनों की तीनों फिंगर्स के दरमियान आप देखेंगे तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रही है। देखो ये यहाँ पे भी 90, यहाँ पर भी 90। अब यहाँ पर अगर याद हो, फादर मदर चाइल्ड, so this is force, F for father, M for mother, magnetic field, C for current, child, मतलब this is your current बेटे। तो अब देखो बीटा जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, ये याद रखना है बेटा, जिस डायरेक्शन में बीटा जा रहा होता है ना बेटा, करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। और एक और चीज यहां पे लगे हाथ याद कर लें कि जिस डायरेक्शन में आपके पास प्रोटॉन जाए या अल्फा पार्टिकल जाए, करंट की डायरेक्शन भी वही होती है। ये चीज बेटे याद कर लें। तो बेटे आप जरा देखें, अब आपकी जो मिडिल फिंगर जो कि सेकंड फिंगर है, आप देखो एरो यहां की तरफ जा रहा है ना, तो आप अपनी सेकंड फिंगर का जो नेल है वो इस तरफ कर ले, मतलब उंगली ऐसे होगी बेटे। ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, जो आपकी पहली वाली उंगली है, फर्स्ट फिंगर शहादत वाली उंगली, वो स्क्रीन की तरफ या पेज की तरफ हो, ये वाली उंगली पेज की तरफ हो, और यहां पर आपके पास जो मिडिल फिंगर है वो इस तरफ हो। तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे, तो आपका जो थंब है वो कहां पे आ रहा होगा बेटा, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर हमें बताना ये था कि बीटा पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहा है, तो बीटा पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा बेटा, ये तो चीज हमें बतानी है यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सी आ गई बेटे, जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपकी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को अलाइन करवाया, आप उसी तरीके से अलाइन कर लें। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर, सेकंड फिंगर यहाँ पर बेटे, आप देखेंगे थंब कहां पर आ रहा होगा, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है बीटा भी कहां पर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि थंब आपके पास क्या शो करता है, फोर्स शो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा को ये ऐसे, तो दिस इज योर डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा। अच्छा, इसी तरीके से पूछा नहीं गया, लेकिन मैं एडिशनली बता रहा हूं, अगर आपसे अल्फा की डिफ्लेक्शन यहाँ पे पूछ ली जाती तो हम अल्फा की डिफ्लेक्शन भी बना देते हैं। अभी नहीं पूछी, लेकिन अगर पूछ ली जाए तो आपके पास अल्फा की डिफ्लेक्शन ऐसे होती है। अब अल्फा ज्यादा दूर जाके डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और गामा की भी यहाँ पे पूछी गई है, तो गामा तो भाई मस्त मलंग है, सीधे ही आ जाएंगे बेटा। क्यों, क्योंकि ना तो उनका कोई मास है ना तो कोई उनका चार्ज है, तो दे विल नॉट डिफ्लेक्ट इन एनी डायरेक्शन। तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे हमसे पूछा गया था बीटा का और पूछा गया था बेटा गामा का, हमने तीनों का बना दिया। क्या ये बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई बेटा? इफ यस प्लीज गिव अ थम्स अप। नाइस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The sun is one of many billion of stars in Milky Way. The sun emits very large quantity of energy as electromagnetic radiation. वो कौन से 3 रीजन हैं जो सन सबसे ज्यादा इमिट करता है? ऑल्दो अगर हम लोगों को याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो से लेकर गामा तक की, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरे और देन गामा रे। लेकिन कौन से ऐसे 3 स्पेसिफिक रीजन है जो सन सबसे ज्यादा इमिट करता है बेटा? तो वो आपके पास है बेटे अल्ट्रावायलेट, मैंने यूवी लिख दिया, आप पूरा अल्ट्रावायलेट लिखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा बेटा। सिमिलरली विजिबल लाइट, और तीसरा इंफ्रारेड। ये 3 ऐसे रीजन्स हैं बेटे जिसमें सन सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करता है बेटा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ दिस। सन से बेटे इतनी स्पीड से कोई भी रेडिएशन निकल रही है। द रेडिएशन टेक 500 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। अब मेरा ये एक सवाल है और मैं ये सवाल करना चाहूंगा मियाओ स्नो से बेटे। मियाओ मियाओ, मुझे बताइए क्या ये टाइम है या टाइम पीरियड? सर ये 500 सेकंड्स। यस, ये तो टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है। तो बेटे जब टाइम गिवन होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इसके? एक्सीलेंट बेटे। क्या यहाँ पे मैं 2 पाई ओवर कैपिटल टी यूज कर सकता हूँ? वो किसके लिए फॉर्मूला होता है? सर वो तो जब वो दिया होता है रेडियस दिया हो, टाइम पीरियड दिया हो और वो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड होती है। वेरी गुड बेटे। तो बेटे ये चीज जज करना जरूरी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज 3 एक्सपोनेंट 8। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। टाइम इज 500 डिवाइड, वहां जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो गया 1.5 10 टू द पावर ऑफ 11 मीटर्स आपका डिस्टेंस आ गया। Yes. Approximately 4.6 billion years ago, the sun formed an interstellar cloud of gas. मतलब हमारा सन भी पहले, हमारे सन ने भी वही लाइफ साइकिल की है ना बेटे, कि पहले नेबुला बना, फिर उसके बाद कोलैप्स होके प्रोटोस्टार बना, फिर उसके बाद कोलैप्स इतना ज्यादा हो गया और टेम्परेचर कोर का इतना ज्यादा बन गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया और एक स्टेबल स्टार बन गया बेटा, और लो मास स्टार बना, क्योंकि हमारा सन लो मास स्टार। So describe and explain what happened as an interstellar cloud of gas forms a protostar. तो वही आपने अब देखो, जो अभी हमने रिपीट किया वही चीज यहाँ पे लिख दो बेटे। क्या आपके पास क्या होता है बेटे? ये सबसे पहले नेबुला होता है। नबीलाबाजी क्या कर रही होती है बेटे? नबीलाबाजी कोलैप्स हो रही है बेटे। क्यों कोलैप्स हो रही है बेटे? ग्रेविटेशनल, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, टाइमलाइन बना के लिखवा रहा हूँ ताकि आप याद कर लें बेटे। सेंटेंस इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो कोलैप्स हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास होता क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख दें कि हाउ a nebula forms a protostar। ये 2 मार्क्स के लिए था। Next, describe and explain what happened as a protostar become a stable star। Okay, क्या होता भाई? तो सर ये सर तो अब ये बार बार आ रहा है, अब तो इसका बताना भी नहीं चाहिए भाई। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो आपके पास जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? एक आउटवर्ड फोर्स, और वो आउटवर्ड फोर्स क्या हो जाती है? बैलेंस्ड। किससे हो जाती है? इनवर्ड फोर्स से। वो इनवर्ड फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सर। और आपका स्टार क्या बन जाता है? स्टेबल। ठीक हो गया बेटे?
आई होप बेटे ये भी सवाल सबको अच्छे तरीके से समझ में आएगा. Am I clear to each and every personality in this class right now, बेटे? Okay, that's good. ये जरा देखिएगा बेटे. वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर. आइए. अच्छा जी. अच्छा सर. क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास बोला हुआ है लीक इन द अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स आर डिटेक्टेड यूजिंग रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स. ठीक है. फिगर 10.1 shows a radiation detector above a water pipe. ठीक है भाई, हमने एक काउंटर लगाया हुआ है, एक डिटेक्टर लगाया हुआ है और यहाँ से लीक आउट हो रहा है. पूछा हुआ ये है डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशंस. व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस? एनीवन हु वुड लाइक टू टेल? सर एनवायरनमेंट की रेडिएशन जो हाँ बोलो. वेरी गुड. तो इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए ये भी बोल सकते हैं रेडिएशंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन. और अगर इनकी लेस क्वांटिटी है तो वो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं भी होती बेटा. Suggest one source of radiation that may make a significant contribution to the background count rate. तो एक सोर्स बतानी है. तो हमने तो वो 4 सोर्सेज के बारे में पढ़ा था बेटा. कॉस्मिक रेज होती हैं बेटे. ठीक है. न्यूक्लियर रिजर्व साइट्स होती हैं बेटे. रॉक एंड मिनरल्स होते हैं. ठीक है. इसी तरीके से एक रेडन गैस भी होती है बेटे. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट बेटे, a radioactive tracer is added to the water. The counter in figure 10.1 shows the count rate in count per minute above the leak. Determine the count rate due to tracer. अच्छा जी, आप जरा आपको ये बताना है, काउंट रेट बताना है बेटा. ये आपके पास दिया हुआ है काउंटर की रीडिंग. काउंटर की रीडिंग क्या होती है बेटे? दैट इज कॉल्ड काउंट रेट. लेकिन ये किस चीज का काउंट रेट होता है? ये बैकग्राउंड प्लस जो उस एलिमेंट में से निकल रही होती है उसकी होती है. तो बैकग्राउंड प्लस एक्टिविटी होती है. बैकग्राउंड रेडिएशंस आपको बता दिए कितनी है? 26. अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना था, देखिएगा यहाँ पर डिटरमाइन द काउंट रेट ड्यू टू ट्रेसर. मतलब ये चाह रहे हैं कि हम क्या मालूम करें? एक्टिविटी मालूम करें. तो बेटा डिटेक्टर पे काउंट रेट आ रहा होता है, तो उसमें से माइनस कर दो बैकग्राउंड रेडिएशंस को, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कितनी रेडिएशन एक एलिमेंट में से निकल रही है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 382 फ्रॉम 26. सो 382 वाज द काउंट रेट जो टोटल था बेटा, एक्टिविटी प्लस बैकग्राउंड का. और उसमें से हमने क्या माइनस कर देना बेटा? वी हैव टू माइनस 26 विच आर बैकग्राउंड. बस देख लो बेटा. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 356 बेटा. ओके, एंड दैट इज द काउंट रेट बेटा. अच्छा लगा, समझ लिया. अच्छा दानियल माइक ऑन रखो जरा. दानियल मुझे एक बात बताओ, काउंटर पे जो रीडिंग आ रही होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की रीडिंग्स होती हैं या बैकग्राउंड भी उनमें शामिल होती हैं? सर बैकग्राउंड भी होता है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की रेडिएशंस को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी यूज होती है, वो क्या होती है? ए से नाम शुरू होता है उसका, हिंट दे देते. एक्टिविटी. अब मुझे यहाँ पर जी जी, ये तो हम एक्टिविटी के लिए हम बैकग्राउंड को काउंट कर सकते हैं. तो वही तो किया बेटा, बैकग्राउंड ये दिए नहीं प्लस नहीं किया सर. अच्छा माइनस की, सही है सर, सही है. कोई मसला नहीं. Suggest which radioactive emission alpha beta gamma is suitable for detecting the leaks. इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा बेहतर है वो आपने बतानी है. गामा रे.
क्यों भाई, उसका रीजन बताओ। क्योंकि उसका साइज बाकी से कम है इसलिए। साइज तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चलो ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? रेंज ज्यादा है। वेरी गुड बेटे, एंड इट हैज अ हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर बेटे। तो गामा रेडिएशन वैसे बीटा के लिए भी आप लिख सकते हैं, लेकिन गामा वैसे सबसे ज्यादा सूटेबल है। और क्यों है? एक तो रेंज ज्यादा है, नंबर 1, एंड इट है जी माहिर। जी भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, टेंशन ना लें। गामा रेडिएशन। और दूसरा आपके पास क्या है बेटे कि अल्फा एंड बीटा। मैंने तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, आप नाम लिखिएगा बेटा। अल्फा एंड बीटा में बी स्टॉप बिफोर रीचिंग डिटेक्टर। तो डिस्टेंस का आती है ना बात है। हाँ बोल सकते हैं, रेंज ज्यादा है गामा की। रेंज के साथ साथ गामा को रोकने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ लेड चाहिए होता है। एल्युमिनियम से भी पास कर जाता है, पेपर से भी पास कर जाता है। अल्फा पेपर से रुक जाएगा, बीटा एल्युमिनियम से रुक जाएगा। क्या पता वहां पे एल्युमिनियम होता है, ये रुक जाता, हमें पता ही नहीं चलता। ये एल्युमिनियम का पाइप होता, हमें पाइप का तो बताया भी नहीं है ना कौन सा है बेटा। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मस्ट नॉट हैव अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। ठीक है, शॉर्ट हाफ लाइफ क्यों नहीं होनी चाहिए बेटे? तो शॉर्ट हाफ लाइफ इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे? अगर आपके पास उसकी हाफ लाइफ कम हुई तो मे बी पॉसिबल डिटेक्ट करने से पहले ही वो आपके पास उसका लेवल इतना कम हो जाए कि हम लोग डिटेक्ट ही ना कर सके लीक। तो बेटे यही इसका आंसर है बेटे कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट पाइप लीकेज। Explain why radioactive isotopes must not have a very long half life। तो उससे क्या होगा बेटा? उससे आपके पास ये होगा कि the water that is coming through that pipe, the water that is coming through that pipe can affect the water as well। और वही आपके पास रेडियो एक्टिव वाटर आप वो पिएंगे, सो दैट विल कॉज डिजीजेस बेटे। तो यहाँ पे वही लिख दें बेटे, कॉन्टेमिनेशन हो जाएगी बेटे। इट कैन contaminate water supply। बेटा am I clear to each and every one? एक्सीलेंट बेटा, किसी को समझ में ना आए तो प्लीज 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 लाजमी पूछो। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 8 आप में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। nuclide notation for the radioactive isotopes is carbon 14 and 6। okay, and what you have to do, you have to draw the diagram to show the number of electrons, neutrons, proton। ये तो ऐसा लग रहा है कि that's like a chemistry paper because that is mostly asked in chemistry बेटे। तो कार्बन के लिए आपने बनाना है बेटा। so this is your nucleus। कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बेटे? 14 minus 6 will be equal to how much? 8। तो 8 आप हॉलो सर्कल्स बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर वुड बी 6 प्रोटॉन्स बेटे, ये आ गए 6 प्रोटॉन्स, 3 4 5 6। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्रॉसेस, तो 6 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 and then 1 2 3 4। so this is carbon bit। Describe how the composition of a neutral atom of carbon 14 differ from the composition of nitrogen for 7 bit। तो देखो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में हाउ मेनी प्रोटॉन्स डू आई हैव? 7। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू आई हैव? 7। and how many neutrons that we can find out?
change. Come again, Musa. The mass number will change. Yes, The number mass. of neutrons change. Yes, the number of neutrons and as well as protons as well as electron as well. If we see, if we find out carbon 14, carbon में how many protons do we have? 6. Electrons 6. Neutron 14 minus 6, which is equals to how much? ठीक हो गया. तो you can write now in sentence as well कि आपसे working भी show कर दें, that would be correct as well. State the name of a particle that is identical to beta. Beta particle की एक खास बात क्या भी होती है कि beta particle को हम क्या भी बोलते हैं? Fast moving electrons. So these are electrons beta. इसी तरीके से ये this question can be asked regarding the alpha as well. तो हम लोग alpha को बोल सकते हैं this is similar to helium nucleus. Describe the change that take place in carbon 14 as beta particle is emitted. Now you should know about it better. हम लोग इसकी इक्वेशन भी यहाँ पे बना सकते हैं. कार्बन 14 है ना, so this is 14 and 6. And now what we can do if the beta is emitting 0 minus 1, आपके पास जो भी चीज बन जाएगी बेटे, that would become 14 7. एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है. ये हम लोगों ने कल भी बात की थी. तो सिंपली वी कैन राइट वन मोर न्यूट्रॉन in carbon 14 before beta is emitted. Beta no cross talk please. अच्छा जी, the half life of carbon 14 is 5700 years. जी बेटे आदि. यस यस. हाँ, आप ये बोल सकते हो वन लेस प्रोटॉन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन आपके पास 8 हैं. यहाँ पे देखूं प्रोटॉन 7 हैं और न्यूट्रॉन भी आपके पास 7 हो गए. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यस, वन मोर न्यूट्रॉन इन कार्बन 14 या वन लेस प्रोटॉन इन कार्बन 14. या हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर एमिशन द एलिमेंट वुड हैव वन मोर प्रोटॉन और वन लेस न्यूट्रॉन. तो चारों में से कोई भी बात लिख दो बेटा. हाफ लाइफ आपको दी हुई है 5700 years. A very old object is made of wood. It contains 1.2 10 to the power 11 atoms. बेटे ठीक है. When it was manufactured, it has this. अच्छा, अब जरा देखो, इनिशियली उसके पास इतने एटम्स थे. समझना बेटा इसको, बहुत इजी है. लेकिन अभी जब हमने नोट डाउन किया तो उसके पास इतने एटम्स हैं. ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है एटम्स कम होते हैं. और हाफ लाइफ वाले क्वेश्चंस में एटम्स कम कैसे होते हैं? डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 करके. तो ओरिजिनली कितने हैं? 9.6 10 टू द पावर ऑफ 11 बेटे. और अब कितने हो चुके हैं? 1.2 हो चुके. तो 9.6 को बार बार डिवाइड बाय 2 करते रहो उस वक्त तक जब तक आपका आंसर क्या ना आ जाए, 1.2 ना आ जाए. तो सबसे पहले 9.6 डिवाइडेड बाय 2 would become 4.8 10 to the power 11. अभी भी वो नहीं आया. 4.2 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 2.4 10 to the power 11. अभी भी वो नहीं आया. अब डिवाइड करोगे तो 1.2 10 to the power of 11. यस, अब आ गया. तो कितनी दफा डिवाइड करने पर आपके पास 1.2 आया? 1 2 और 3. और हर दफा डिवाइड बाय 2 करने पे आपका कितना टाइम यूज हुआ होगा? 5700 years, बिकॉज दिस इज द हाफ लाइफ. तो आपके पास हाफ लाइफ कितनी थी? 5700 years. तो यहाँ पे भी 5700 years, मतलब 5700 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी द टोटल टाइम that this would took to become whatever the count rate is right now, and that would be in years. मेरे बच्चों क्या ये बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई बेटा? ओके. कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको बताया था कि कल. जी जी बेटे बोलो.
नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लिख दो, दैट वुड बी गुड बेटे। राउंड ऑफ ना करो तो ज्यादा बेहतर है बेटे, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं कुछ ये आपको करने के लिए कल दिए थे, आई होप आपसे हो गए हों। इनका सोल्यूशन मैं आपको जरूर भेजूंगा अभी। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो मतलब जिस साल ये पेपर आया था बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती की थी बेटे, ठीक है। क्या देखिएगा, मिस माहिर, I would like to ask from you that what is a supernova? Supernova बेटे, anyone who would like to voluntarily answer वो भी आ सकते हैं बेटे, गलत हो सही हो कोई मसला नहीं है, बोलते हैं। एक्सीलेंट बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। और इसी में हैवी एलिमेंट्स फॉर्म भी होते हैं, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन बेटे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज द एक्सप्लोजन when red super giant explodes। और इसकी वजह से क्या क्या होता है वो भी आप बता दें बेटे, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस हेवी एलिमेंट्स, प्लैनेटरी नेबुलास भी होते हैं बहुत सारे। डिस्क्राइब हाउ प्रोटोस्टार इज फॉर्म इनसाइड द नेबुला। नाउ यू शुड गेट माय पॉइंट कि अगर आप कंसिस्टेंसी से कुछ पास पेपर कर लें तो यू कैन इजीली गेट द आंसर्स बेटे। देखो अब यही सवाल कोई चौथी या पांचवी दफा पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज की हुई है वर्डिंग, डिस्क्राइब हाउ प्रोटोस्टार फॉर्म इनसाइड अ नेबुला। तो वही हम लोग बताएंगे कि आपके पास है क्या, कि जो क्लाउड ऑफ डस्ट या गैस जो है वो कोलैप्स हो रहा है। किस वजह से कोलैप्स हो रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से कोलैप्स हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और उसकी वजह से आपके पास हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और आपका नेबुला क्या बन गया, प्रोटोस्टार। स्टेट द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट कंटेन आवर सन। गैलेक्सी का नाम हमारा क्या है, वेरी गुड, मिल्की वे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लाइट ईयर, ये भी बहुत इजी है। तो सर आपने तो बोला था ये सवाल बड़ा मुश्किल था, ये तो आराम से हो रहा है। अब अगला वाला पार्ट आ रहा है ना बेटा, बाय लाइट इन 1 ईयर। ये पार्ट जरा देखिए और इसको सही तरीके से समझना है बेटा। आपके पास बोला भाई ये है, the time taken for one complete orbit of sun around black hole is this। तो बेटा ये तो मुझे पता चल गया कि ये 1 ऑर्बिट का टाइम है, तो दिस इज टाइम पीरियड, इसलिए मैंने इसको कैपिटल टी से मेंशन कर दिया। अब दूसरी चीज देखें, उन्होंने ये भी बता दिया है कि एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट आपको बता चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना बेटा, द डिस्टेंस इज गिवन इन लाइट ईयर्स। अब हमें इस डिस्टेंस को बेटे मीटर्स में कन्वर्ट करना है बेटे, दैट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। सर डिस्टेंस को हम लोग कैसे मीटर्स में चेंज करें, तो बेटा देखो मैं ये देख लेता हूं कि एक लाइट ईयर में कितना आपके पास मीटर होता है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। लाइट की स्पीड एक साल में कितनी होती है बेटे, लाइट की स्पीड होती कितनी है, एक साल तो गलत बोल दिया, लाइट की स्पीड कितनी होती है, दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8। और आपका बेटा जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, दैट इज 365 डेज।
365 डेज को ऑब्वियसली बात है दैट इज इक्वल टू 1 ईयर। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे इन डेज को वैसे भी सेकंड्स में चेंज करना तो है, और वो हमें वैसे ही डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, 3.2 10 टू द पावर ऑफ सेकंड। तो ये मुझे क्या पता चल रहा है, ये मुझे पता चल रहा है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। तो बेटा 9.6 10 to the power of 15 meter. So this is the distance in meter, but in 1 light year. ठीक हो गया? और हमारे पास कितने लाइट ईयर है, 26,000। तो बेटा 1 लाइट ईयर में यहाँ पे अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स हैं, 9.6 10 टू द पावर ऑफ 15। तो 26,000 लाइट ईयर्स में कितने मीटर्स होंगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर बेटे। और इसी कैलकुलेशन में ज्यादातर बच्चे गलती कर गए थे बेटे। सो दैट इज 2.496 10 to the power of 20 meters. Now you have got the distance। और ये था क्या डिस्टेंस, ये रेडियस था बेटा। तो आपको निकालना क्या है, you have to find out the speed of our sun। तो we have to find out the orbital speed। तो what is the formula for orbital speed? It is 2 pi r over capital T। ये जो मैंने r निकाला है ना, this is r बेटा, this is the distance and which is in meters बेटा। तो 2.496। अभी बहुत सारे बच्चों का ये होगा, सर ये तो अभी आपने करवा दिया, हम कैसे कर पाएंगे। आप भी बेटा कर पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस एक दफा खुद भी करनी है बेटे। जब आप कर लेंगे तो आप खुद बोलेंगे यस सर ये तो हमसे हो रहा है, ओ वाह। दैट इज 210,000 मीटर पर सेकंड बेटे। आपका देखो डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में बेटे। जी बेटे हादी साहब। सर हम शुरू में कॉस्ट बताएगा कि पहले स्पीड नहीं बेटे, वो तो ब्रो उसमें प्रॉब्लम ये है ना, अभी आपसे सिर्फ स्पीड नहीं मांग रहे, आपसे ऑर्बिटल स्पीड मांग रहे, और ऑर्बिटल स्पीड का तो फॉर्मूला ही अलग है बेटा। नहीं सर आपने पहले स्पीड ये फॉर्मूला यूज किया डी। ये मैंने क्यों फॉर्मूला यूज किया है, ये मैंने इसलिए फॉर्मूला यूज किया है ताकि मैं ये पता कर सकूं कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। और अगर पहले मैं लाइट ईयर्स को कन्वर्ट करके फिर ये फॉर्मूला लगाता। लाइट ईयर्स को पहले ही कन्वर्ट कैसे करते हैं आप? सर मैं पहले लिखता 26,000 में अगर 1 लाइट ईयर में 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 है, और नीचे लिख देता 26। एक मिनट अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो बेटे। बेटे लाइट ईयर जो है वो टाइम का यूनिट नहीं होता, वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। और आप जी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। आपने अब जरा देखो ऊपर डेफिनेशन लिखी है ना, क्या लिखी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो आप यहाँ पे जो कन्वर्जन कर रहे थे वो इसके टाइम के साथ कर रहे थे, तो विच इज नॉट पॉसिबल बेटे। यही वो गलती थी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। समझ में नहीं बेटा आपको?